of UGC NET. This is paper 2. Preparation of subject commerce is going on. And the next topic from unit 4 is multinational capital budgeting. It is very important topic, and my dear students, it's the last topic from this unit. A very good news, that is, with this we are going to complete our unit 4 successfully, and we have here done each and every topic of unit 4. My dear students, अगर आपको कोई भी परेशानी किसी भी टॉपिक में या कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, और यू आर गेटिंग एनी डाउट विद एनी वर्ड, एनी सेंटेंस, you can comment me in the comment section box, and then I'm there for you. I'll solve your doubts, and we will do our all the sessions carefully. Okay, सारे सेशंस में हम अपने सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं. यूनिट 4 का ये आज का आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट सेशन है. लेट्स कंप्लीट इट. सो मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होता है? मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग आप सबको अच्छे से पता है कि कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है कि अपने बजट को सेट करना इस तरीके से कि जो आपकी कैपिटल, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको कितना रिटर्न देगी. यही था मल्टीनेशनल का मतलब, डूइंग द सेम टास्क बट दैट मस्ट बी डन एट इंटरनेशनल लेवल. ओके, सो मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग जो होती है, इट इज़ लाइक अ डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग. सेम उसी तरीके से है, विच फोकसेस ऑन कैश इनफ्लोज, कितना कैश आ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द आउटफ्लोज ऑल्सो, कितना जा रहा है, एसोसिएटेड विद द प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. जिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर कितना खर्चा, कितना इनफ्लोज हमने दिया है, उस पर कितने एक्सपेंसेस आ गए हैं, लेटर ऑन वो प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न देगा, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग. आपको उस तरीके से जो डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना होगा. ओके, यही हमारा टास्क है मल्टीनेशनल बजटिंग में. अब क्या कहती हैं कि जो मल्टीनेशनल दिस कैपिटल बजटिंग होती है, दिस हैज द सेम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. ओके, इसमें सेम वही चीज़ें होती हैं जैसे डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग में होती है. इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू. आपको प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान में रखना है कि एट प्रेजेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए कितना वर्थ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी. बाय एस्टिमेटिंग, कैसे आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाय एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश फ्लोज. मतलब जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये फ्यूचर में हमें कितना कैश फ्लो देगा, प्लस along with that simultaneously what you have to do, you have to subtract the dash outlay, इनिशियल आउटले. जितना भी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में उस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने में लगे हैं, दैट इनिशियल आउटले रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. वो आपको सब्ट्रैक्ट करके चलना है, क्योंकि वो एक्सपेंस तो ऐसा है बच्चा, वो आपको बियर करना ही पड़ेगा. ऑल राइट, सो दैट इज वेरी नीडेड. आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया हो. मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में आप बजट ही बनाते हो एक तरीके से. आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, उनमें देखते हो कि उनकी प्रेजेंट नेटवर्थ कितनी है, वो फ्यूचर में हमें कितना कैश फ्लो दे सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप उनमें से सब्ट्रैक्ट करके चलिए जो जो खर्चा उसमें हो चुका है, इनिशियल आउटले जितना भी आया था. राइट, देन द नेक्स्ट वी हैव इज फैक्टर्स टू कंसीडर इन नेशनल कैपिटल बजटिंग में. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कैलकुलेट करके चलने हैं, कंसीडर करके चलने हैं. इनका इफेक्ट एक कैपिटल बजटिंग में होता ही होता है, और अगर आप इनको नज़रअंदाज करोगे तो आप अपनी जो कैपिटल बजटिंग कैलकुलेशन है उसको कहीं ना कहीं आप खराब कर दोगे. वो आपको कैपिटल बजटिंग ट्रू वैल्यू नहीं देगी. राइट, सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? फर्स्ट इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो होती रहती हैं. आप मल्टीनेशनल लेवल पर जब बात कर रहे हो, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इट एट ग्लोबल लेवल, तब वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. ओके, सो एक्सचेंज रेट का आपको ध्यान में रखना है. देन द नेक्स्ट इज फिनेंसिंग अरेंजमेंट्स. फिनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे होंगी ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट देना होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बाहर से कहीं से पैसा लिया है तो इंटरेस्ट देना होगा, शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना होगा. राइट, सो दैट इज द फिक्स्ड काइंड ऑफ एक्सपेंस.
देन अनसर्टेनिटीज को भी ध्यान में रखना है। अनसर्टेनिटी सिर्फ एक्सचेंज रेट से नहीं हो सकती, कोई टेक्निकल अनसर्टेनिटी आ गई, फिजिकल अनसर्टेनिटी आ गई, लीगल अनसर्टेनिटी आ गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई, देयर कैन बी मेनी काइंड. Then inflation is also to be considered. The rising prices of products and services is inflation. Blocked funds, the funds which are in the nature of block fund nature जो भी होंगे वो भी consider किए जाते हैं. Salvage value, the value of the remaining project is also to be taken in mind. Then impact of the project on prevailing cash flows, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका कैश फ्लो पर क्या इम्पैक्ट है, कैसा इम्पैक्ट है, ये सब भी ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज होस्ट गवर्नमेंट. होस्ट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट विच इज राइट नाउ इन द रनिंग सेशन, जो अभी रन कर रही है एट प्रेजेंट इन योर कंट्री, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा. जिस भी कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकती है, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो ग्लोबली किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, तो वहाँ की गवर्नमेंट, जिस कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट की है उस गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखना है. वैसी कैसी वो गवर्नमेंट है, उसके नेचर ऑफ पॉलिसीज़ कैसी हैं, उन्होंने कैसी एग्जिम पॉलिसी बनाई है, कैसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, कैसा फिजिकल पॉलिसी बनाई है, पर्टिकुलर जो आपका बिजनेस है उसके लिए कोई चेंजेस तो नहीं है. तो ये सब बातें ध्यान में रखने लायक हैं अगर आप एक मल्टी कैपिटल बजटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हो. ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट वी हैव फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग. कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो मल्टी नेशनल कैपिटल बजटिंग को. तो मैंने आपको बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना. नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो कैसे होगी? CF, देखिए एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. सबसे पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं. CF कैश फ्लोज के लिए स्टैंड करता है एंड SV स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए स्टैंड करता है. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 + I1, CF दैट इज कैश फ्लोज 1 + I⁻², दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स जो इंक्रीज होते जा रहे हैं. CF, CFN एंड दैट is the total formula. But one thing next is, in totaling all these things, all the years, then what you have to do is standard value को number of years से divide किए, and here represent the last number of year. Okay, but मैंने माइनस आपको बताया था. subtract क्या करना है स्टूडेंट्स? subtract the initial outlay required for the project, that is initial outlay required. cash flows बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर में लगे 0 ईयर, that should be taken in minus, उसको माइनस कीजिए. राइट. तो जब आपका ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, पूरे फॉर्मूले से आपने कैलकुलेशन देख ली, तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है दैट इज हियर. इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर आती है तो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज नॉट. राइट. If NPV is greater than 0, remember this line my dear students, I am underlining this, very very important. If NPV net present value of any project is 0, प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट आपको कर लेना है. अगर 0 से कम है या 0 है तब आप प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए. देन देर इज नो नीड ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो आपको फिर मल्टीपल लॉस ही देगा. ओके, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छे समझ में आया है. एंड विद दिस वी कंक्लूड यूनिट 4. And through next session we are going to start with unit 5. So stay tuned my dear students who have joined recently. Don't forget to subscribe the channel to get all the updates regarding the syllabus of UGC NET and topic wise discussion of each and every detailed topic of this UGC. Till then, have a good day.